हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर। जितने भी लोग लाइव हैं एक बार पहले तो शेयर करो, करो फटाफट शेयर। देखते हैं कौन कौन लाइव आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि शाम 7 बजे क्लास होगी, और ये सेशन हमारा एसएससी और एचएसएससी। अब क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी का भी आ चुका है, खबर आ चुकी है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो बताइए फटाफट कौन कौन लाइव है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदू स्पिरिचुअल मैगजीन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। हिंदू स्पिरिचुअल मैगजीन के नाम से काफ़ी सारी पत्रिकाएं छपी है, लेकिन जो मेन है, जो जिसका टाइटल ही ये था, वो शिशिर घोष द्वारा लिखी गई थी। वैसे हिंदू स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक किताबें, लेकिन एक ऐसी पत्रिका जिसका नाम या जिसका टाइटल ही ये हो, हिंदू स्पिरिचुअल मैगजीन, तो ये शिशिर घोष ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। आज मैंने जिस बैच में बोला था और बैच का नाम रखा था अकबर, अकबर बैच वाले कौन कौन आए हैं एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तारीख ए औरंगजेब ग्रंथ के लेखक कौन है। तारीख ए औरंगजेब जो ग्रंथ है वो औरंगजेब के बारे में हमें बताता है, औरंगजेब की जीवनी कह सकते हैं। ये ग्रंथ लिखा था अबुल फजल मामूरी, अबुल फजल मामूरी द्वारा लिखा गया है औरंगजेब के बारे में ये ग्रंथ। इसके बारे में एक औरंगजेब ने खुद ने भी लिखा है, आलमगीरनामा। वो औरंगजेब और अन्य इतिहासकारों ने साथ मिलकर के किया है। औरंगजेब के जीवन पे लगभग 7 से 8 ग्रंथ लिखे गए हैं, तो प्रमुख वो है तारिख ए औरंगजेब, जो कि अबुल फजल मामूरी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तिलक ने अपने किस रचना में लिखा था, यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्टर करते रहेंगे तो अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं होंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी और 1905 तक कांग्रेस ने किया तो क्या, सिर्फ लेटर लिखे अंग्रेजों को। तिलक तो ये भी कहते थे लव लेटर से आज़ादी नहीं मिलेगी। 20 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ लेटर लिखे हैं, इसीलिए 20 साल के इस चरण को कहा गया उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट फेज में तिलक ने यह भी कहा था कांग्रेस करती ही क्या है, हर साल दिसंबर के महीने में एक बार आएगी, टर्टर करेगी मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह, और फिर पूरी साल गायब। तो ये बात तिलक ने ऐसे नहीं है कि किसी को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कही हो। तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, मराठा व केसरी। मराठा इंग्लिश में लिखी थी, केसरी मराठी में लिखी थी। केसरी पत्रिका में तिलक ने यह बात कही थी कि कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह टर्टर करने आती है एक साल में। एक बात और, इसी केसरी पत्रिका के चक्कर में जेल में गए हैं 2 बार। एक बार 1.5 साल की सजा हुई और एक बार पूरे 6 साल की सजा हुई। जो 6 साल की सजा हुई थी, धारा 124A लगी थी और देशद्रोह की धारा लगी थी। वजह क्या थी, इसी पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था, भारत की दुर्दशा, और इस लेख के चलते काफी लोगों ने अंग्रेजों की हत्या करने की कोशिश की थी, तो इसलिए इनके ऊपर लगाया गया था देशद्रोह का मुकदमा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केसरी। एक बात और सुने, मराठा केसरी दोनों बता दी। गीता रहस्य और द ओरियन, ये दोनों ग्रंथ भी तिलक के ही हैं। इसके अलावा देखो, तिलक की टोटल 5 रचनाएं मानी जाती है, 4 इसमें है ही। 5वां जो है इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा, वो है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी आर्कटिक जो है वो आर्यों का घर है। ये बात कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात तिलक ने ही तो बताई थी। किस ग्रंथ में, अपने इस ग्रंथ में, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। आप लोग जो पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, पिक्चर में देख पा रहे हैं हॉर्नबिल त्योहार, ये त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है, ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे खेला जाता है, कैसे मनाया जाता है, लेकिन पिक्चर से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे देखिए, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बताइए। संगाई त्योहार, ये जो आप देख पा रहे हैं ना पिक्चर में, इस तरीके का त्योहार है, ये उस त्योहार की फोटो है, और ये मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्योहार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महल नगर किस प्रदेश में स्थित है। महल नगर जो है ये हिमाचल प्रदेश में, महल नगर नामक एक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है, इसी नाम से है। उसके बाद आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक
किसके खिलाफ मनाया था? देखिए, अगर आप लोगों को पता हो कि 2012 में जो एशिया कप हुआ था उसमें सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया था, और मजे की बात, वो मैच हम 5 विकेट से हारे थे। सचिन ने अपना 100वां शतक बनाया और वो मैच हम 5 विकेट से हारे थे बांग्लादेश के खिलाफ, एशिया कप 2012। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन कौन थे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है यार। संख्या बहुत कम है, शेयर कर दो फटाफट, फटाफट शेयर करो इसको, और बताइए अकबर बैच से कौन कौन आया है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? देखो, अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफिकल स्टेट के हिसाब से इंडिया को एक तो ऊपर हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं थार मरुस्थल व बीच में दक्कन का पठार, इसमें बांटा है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा एरिया है वो दक्कन के पठार का है, ठीक है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है जिसमें हरियाणा, यूपी, ये सब प्रदेश आते हैं, थार मरुस्थल इससे कम है दक्कन के पठार से, और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर रह गई। तो भारत को जिन भागों में बांटा गया उनके हिसाब से, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से, सबसे बड़ा जो एरिया है वो दक्कन के पठार का है। दक्कन का पठार हम किसको कहेंगे? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है वहां से, और ऊपर नर्मदा नदी के नीचे जो स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे हम दक्कन का पठार। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर है? बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? मैं आप लोगों को बता दूं कि साउथ इंडिया में एक नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी। गोदावरी की एक सहायक नदी है जो कि महाराष्ट्र से ही निकलती है, यह है पेन गंगा। तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, ठीक है। नर्मदा भारत को 2 हिस्सों में करती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। कावेरी बिल्कुल साउथ में चली गई है। कृष्णा नदी कर्नाटक, जहां बहुत पहले क्वेश्चन आता था किस नदी में हीरे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी में। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? तो ये एक जगह है जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना निवास स्थान बनाया था 1919 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये जगह जो है मेघालय में स्थित है। मेघालय में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना, जिस प्रकार जो साबरमती आश्रम है वहां पे हृदय कुंज में महात्मा गांधी रहते थे, ऐसे ही 1919 में अपना एक बार निवास स्थान बनाया था मेघालय के ब्रुक साइड बंगलो में। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखिए, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैं आपको बता दूं, एक संस्था है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, WSA। इस संस्था की रिपोर्ट 2017 के अनुसार चाइना स्टील उत्पादन में पहले नंबर पे है, जापान दूसरे नंबर पे, और इंडिया तीसरे नंबर पे। तो इंडिया का कौन सा स्थान हुआ? तीसरा। किसके अनुसार? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना, फिर जापान, और फिर इंडिया, यानी सी से आई। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है? आपको पता है खंबात की खाड़ी किसको बोलते हैं हम? ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे। तो एक बात बताइए, नर्मदा और ताप्ती, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल नर्मदा भी यहीं गिरती है और ताप्ती भी यहीं गिरती है। ये अमरकंटक से निकलती है और ये बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ये तो हो गया आंसर। झेलम व ताप्ती, ताप्ती तो ठीक है लेकिन झेलम नदी तो गिरती ही नहीं इसमें, ये तो जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम व रावी ये दोनों भी सिंधु नदी की हैं। गोदावरी, गोदावरी तो बिल्कुल अपोजिट साइड चलती है जी, इधर कहाँ गिरती है गोदावरी? बंगाल की खाड़ी में। आंसर बच गया नर्मदा व ताप्ती। ध्यान दें ये दोनों नदियां ऐसी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, जो ब्लॉक माउंटेन के बीच में जगह बच जाती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। एक खास बात और, इन दोनों नदियों की और पहचान है कि हमारे देश में जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और फिर नीचे ताप्ती, सॉरी सतपुड़ा, तो विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच से नर्मदा निकलती है और नीचे से सतपुड़ा के ताप्ती। तो पूछा जाता है नर्मदा व ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। सतपुड़ा व विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी है? तो नर्मदा, ठीक है। तो ये आपको मैप के हिसाब से पूरा याद हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गन्ना
उत्पादक राज्य कौन सा है, बता सकते हैं? यूपी। अकेले 39% गन्ना पूरे इंडिया का यूपी में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए जी आगे देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? बैरन नाम का है ये, और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं बहती? मैं आपको बता दूं, चंबल नदी जो है ना वो यमुना के सहायक नदी है। यमुना नदी आ गई और ये एमपी से निकलेगी, राजस्थान होती हुई, उत्तर प्रदेश होती हुई यमुना में आकर के मिल जाती है चंबल नदी, यानी गुजरात में नहीं आती। सिंपल। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? यार शेयर कर दो, इतने से काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना बड़े काम के हैं, एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर आपका जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, जो कि राजस्थान से लेके आगे साउथ यूपी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी लगभग 900 किलोमीटर में, बीच में हरियाणा से भी गुजरती है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, और जो कि एक इसमें सबसे ऊंची चोटी आपकी राजस्थान में पड़ती है, जिसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। ये अरावली तो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, माउंट आबू के पास। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? बताओ जी, ये तो आपके काम का क्वेश्चन है। यानी कि आप लोगों को नौकरी से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी न्यूज है कौन सा मंत्रालय देता है? क्या श्रम रोजगार मंत्रालय, संचार, शिक्षा या सूचना प्रसारण मंत्रालय? ध्यान दें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए जी आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब पिछली जो वीडियो थी उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, मैं वो कमेंट आप लोगों को दिखा देता हूं। विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस भरा कमेंट किया है। सुबोध शर्मा ने कमेंट किया है, अर्जुन ने, देवेंद्र कुमार, रेखा कुमारी, योगेंद्र कुमार, अनु बेरवाल, देवेंद्र और भारती जांगड़ा, इन लोगों के कमेंट हैं। और जो आज की क्लास समाप्त होने के बाद, अच्छा इसके अलावा अमित है और गुरु विद्या मंत्रा भाई विनय शर्मा, ये विनय सर हैं। आज की भी वीडियो में जो कमेंट करेगा ऑफलाइन कमेंट, यानी कि वीडियो समाप्त होने के बाद, उन लोगों के स्क्रीनशॉट अगली वीडियो में उनके कमेंट पढ़े भी जाएंगे और उनके नाम बोले भी जाएंगे। तो बताइएगा जी आप लोग आज की वीडियो के बारे में कैसा आप लोगों को लगा। अफसोस कि मैं कुछ समय के लिए बहुत छोटी वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लेकिन कोशिश रहेगी कंटेंट हमारा जो है, इसी कंटेंट को आने वाले समय में ज़्यादा लंबे समय तक हम पेश करेंगे। ठीक है, कंटेंट तो अच्छा है हमारा, कम से कम 10 मिनट है, 15 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में 50 क्वेश्चन तक मैं कोशिश करूँगा। तो चलिएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद 5 शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और जो कमेंट आप लोगों के होंगे वो स्क्रीनशॉट के साथ इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए जी, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।